जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है छलमिल और आज से हम लोग सोशियोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिसर्च मेथड्स। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा सिस्टर चैनल है डिकोडिंग डिजीजेस, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें आपको बाकी सारे यूट्यूब चैनल से बहुत अलग कंटेंट मिलेगा जिससे इट वुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर यू बिफोर अप्रोचिंग टू द डॉक्टर। और अगर आप लोगों ने वो चैनल सब्सक्राइब किया, उसे फॉलो किया, तो आपको अगर कोई भी बीमारी हो तो आप उसको मतलब समझ सकते हो कि क्यों हुआ है बीमारी। और अगर डॉक्टर कोई मेडिसिन देता है तो आपको पता चलेगा कि क्या है वो मेडिसिन और किस तरह से वो काम करता है। और उसके अलावा भी बहुत कुछ उसमें देखने को मिलेगा। सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल डिकोडिंग डिजीजेस। Now moving on to our topic again, that is probability sampling strategies। आज का हमारा पहला टॉपिक है probability sampling strategies। आज का हमारा मीन्स का सवाल है explain the probability sampling strategies with example। सैम्पलिंग स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो बेसिकली दो तरह की होती है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग स्ट्रैटेजीज और दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग स्ट्रैटेजीज। अगर आप एक पूरी सोसाइटी का, पूरे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल बेसिस पे निकालने लग जाओगे तो आपकी बैंड बज जाएगी आपके पोते पर पोते की शादी हो जाएगी, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप पूरा कंप्लीट नहीं निकाल पाओगे, इतना वास्ट पॉपुलेशन साइज होता है। तो इसीलिए सैम्पलिंग प्रोसेस एकमात्र ऐसा टूल है जिससे क्या होता है कि आप छोटे नंबर, मतलब यहाँ से एक निकाल लो, एक बंदे का सैंपल निकाल लो, यहाँ से एक बंदे का निकाल लो, यहाँ से निकाल के आप जो है पूरी सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक्स पता कर सकते हो। तो सैम्पलिंग इज़ द ओनली टूल जिससे आप पूरी सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक्स पता कर सकते हो। सो मूविंग ऑन टू आवर इंट्रोडक्टरी पार्ट, sampling is the only tool which helps to know the characteristics of the universe or population by examining only a small part of it. There are basically two types of sampling methods, probability sampling and non-probability sampling. Probability sampling क्या है? Probability मतलब हो सकता है इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। ये एक डॉक्टर और एक पेशेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है जी, जस्ट अ सेक। ये एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास गया, उसको बड़ी खांसी सर्दी हो रही है एंड वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मेरे को सर्दी हो रही, खांसी हो रही, क्या मेरे को कोविड होने का चांस है? तो ये डॉक्टर बिना टेस्ट के, हाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है तो प्रोबेबिलिटी मतलब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब आप पूरे सैम्पलिंग साइज को ले लो, यहाँ पे कोई भी यूनिट को लिया जा सकता है, निर्धारित नहीं होता कि ये पर्टिकुलर यूनिट ही लिया जाएगा, ये पर्टिकुलर यूनिट ही लिया जाएगा, नहीं, कुछ भी लिया जा सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। जब हम इसके सब पार्ट्स देखेंगे तब पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के किस तरह के टाइप्स होते हैं। बेसिकली एग्जाम में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग स्ट्रैटेजीज। So probability sampling is one in which every unit of the population has an equal probability of being selected for the sample। जैसे कि मैंने कहा, probability sampling method में हर यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन जो है, ये जो कोई भी यूनिट को सिलेक्ट करने के चांस हो सकता है कि ये भी सिलेक्ट हो जाए, हो सकता है कि वो भी हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी मतलब हो सकता है, ऐसे आप याद कर लीजिए। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी मतलब, ओ गॉड माय हैंडराइटिंग इज पैथेटिक, हो सकता है। प्लीज बेयर विथ माय हैंडराइटिंग गाइज, मेरी हैंडराइटिंग एकदम पैथेटिक है, जैसे मेडिको की हैंडराइटिंग्स होती है, जस्ट इग्नोर इट। मेरे को खुद को शर्म आ रही है अपनी हैंडराइटिंग दिखा के, चाहे। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक अगेन, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के जो सब पार्ट्स होते हैं, सिंपल उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसके कंट्रोल में नहीं होता है, और ये सैम्पलिंग मेथड में पर्सनल बियासेस से फ्री होता है।
कि उसके भी कंट्रोल में नहीं होता है कि कौन सा लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लॉटरी करते हो, लॉटरी में कुछ सैम्पल साइज़ के नंबर लिख देते हो, सैम्पल्स के नंबर लिख देते हो, जो भी निकला तो वो मतलब उसको ले लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप यूपीएससी का प्री देने जाते हो, आपको 4 ऑप्शंस में से कुछ नहीं आता, तो आप क्या करते हो, ओम नमः शिवाय और डब्ल्यू में जो आता है, इट्स नॉट अबाउट यूपीएससी। जो भी हम लोग छोटे होते थे, मैं छोटे होती थी, मैं जब होती थी एक्चुअली, तो मैं क्या करती थी, जब मेरे को नहीं आता है तो मैं ओम नमः शिवाय करती हूँ तो भगवान ही बचाए, जब वाई जहाँ पे आता है तो वहाँ पे मैं टिक कर देती हूँ। तो हमको खुद को नहीं पता होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। तो प्रोबेबिलिटी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि रैंडम करके सिलेक्ट किया जाता है यूनिट को। यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है उसको खुद को नहीं पता, उसको भी नहीं पता होता है कि कौन सा किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 3 नंबर को उठा लिया, यहाँ से 5 नंबर को उठा लिया, यहाँ से 11 नंबर को उठा लिया। कैसे उठाते हैं, लॉटरी के बेसिस पे लॉटरी करते हैं। यहाँ पे ये सारे नंबर्स को लॉटरी करते हैं और जो नंबर निकलता है उन्हीं का सैंपल निकाल के उन्हीं के ऊपर रिसर्च किया जाता है। ये होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को आप लोग लॉटरी मेथड के साथ को रिलेट करके इसको इस तरह से याद कर सकते हो। सिंपल मतलब लॉटरी, सिंपल रैंडम मतलब लॉटरी मेथड, इस तरह से याद कर सकते हो। Simple random sampling refers to the sampling technique in which each and every item of the population is given an equal chance of being included in the sample। तो लॉटरी जब आप करते हो तो सारे यूनिट्स को एक साथ डालते हो ना आप लॉटरी वाले मशीन में, तो हर एक यूनिट को चांस मिलता है कि कोई भी निकल सकता है, वो तो भाग्य पे है कि कौन सा निकलेगा। The selection is thus free from personal bias because investigator does not exercise his discretion or preference in his choice of items। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप सारे यूनिट्स को लॉटरी मशीन में डाल देते हो तो इन्वेस्टिगेटर के कंट्रोल से वो बाहर होता है, वो भगवान के कंट्रोल में होता है, लक के कंट्रोल में होता है, कौन सा वो निकालेंगे। जो 4 या 5 यूनिट्स निकल के आएंगे उन्हीं के ऊपर उनको रिसर्च कंडक्ट करना पड़ेगा, जैसा कि लॉटरी में होता है। ये जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है लॉटरी मेथड। जैसे कि यहाँ पे देखा गया, ये सैम्पलिंग से, ये लॉटरी से ये निकल के आया है, इसके ऊपर ये जो निकला है सैम्पलिंग, इसके ऊपर इंडिविजुअल जो इन्वेस्टिगेटर है उसका भी कोई कंट्रोल नहीं है। और इसका एडवांटेज ये है कि ये पर्सनल बियास से फ्री है, कोई भी पर्सनल बियास इसमें नहीं काम करेगा। दूसरा आता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड मतलब स्ट्रेटाज में डिवाइड किया जाता है। तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो होता है, इट इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू द सिंपल वन। In this sampling method, the population is divided into various strata or classes and a sample is drawn from each strata at random। यहाँ पे ये जो entire population है इसको stratas में divide किया गया है। देखिए ये जो green और blue है, तो ग्रीन को अलग से स्टेटास में डिवाइड कर दिया गया, ब्लू को अलग से किया गया, ये ग्रीन को अलग से किया गया और ब्लू को अलग स्टेटा में डाल दिया गया। फिर ब्लू से एक सैंपल या 2 सैंपल निकाला गया और ग्रीन से एक सैंपल या 2 सैंपल निकाला गया। यहाँ से दिस आर द सैंपल्स। तो पहले क्या होता है, सबको छांट के स्ट्रेटास में, क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, अरेंज किया जाता है और उसके बाद उस क्लास के ऊपर जो है सैंपल्स निकाला जाता है, चाहे वो रैंडमाइज्ड हो या किसी भी तरह से हो। So in this sampling method, the population is divided into various strata or classes and a sample is drawn from each stratum at random. For example, if we are interested in studying the consumption pattern of the people of Delhi, the city of Delhi may be divided into various wards or zones and from each part a sample may be taken at random। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर एक स्टडी करना है फॉर द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द पीपल इन दिल्ली, कि दिल्ली के लोग किस तरह का कंजम्पशन करते, किस तरह के खाना खाते, किस तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं, तो क्या होगा, सिटी ऑफ दिल्ली में भी डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स। नॉर्थ दिल्ली के लोग की लाइफस्टाइल अलग होगी, साउथ दिल्ली की लोगों की अलग होगी, रूरल एरियाज़ जो होती हैं उनकी अलग होगी।
तो दिल्ली को जो है वो बहुत सारे जोन्स में डिवाइड किया जाएगा और ईच जोन से सैंपल्स लिए जाएंगे, मतलब ईच जोन से सैंपल लिया जाएगा और वहाँ से वो रिसर्च किया जाएगा। क्योंकि दिल्ली इतना ह्यूज एरिया है, उसका जो पूरा पॉपुलेशन अगर ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली तो निकालोगे तो बैंड बज जाएगी। तो इसीलिए सबको जोन्स में डिवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल साउथ दिल्ली की लाइफस्टाइल अलग है, नॉर्थ दिल्ली की लाइफस्टाइल अलग है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, तो कंजम्पशन पैटर्न्स अलग है। तो इसीलिए साउथ दिल्ली के अगर आप एक सैंपल लोगे तो नॉर्थ दिल्ली का एक लोगे तो ओवरऑल आपको पूरी दिल्ली का जो कंजम्पशन पैटर्न है पता चल जाएगा जब आप उनको स्टेटास में या जोन्स में डिवाइड करोगे। उसके बाद आता है सिस्टमेटिक और इंटरवल सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग तब काम आता है जब आपको जो पूरा सैंपल साइज के बारे में A to Z पता हो, कितना कौन से सैंपल साइज है, नंबर्स पूरे आपको पता हो, ठीक है, तब आपको ये सैम्पलिंग साइज पता होता है, ये काम आता है। फॉर एग्जांपल इंटरवल सैम्पलिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल 10 टोटल सैंपल साइज है, उसमें से आपको डेफिनाइट करना है कि पहला वाला आपको लेना है 10 में से और चौथा वाला लेना है। जितने भी सैंपल साइज है उसमें से आपको चौथा वाला ही लेना है और उसके बाद 8वां लेना है, 4-4 में इंटरवल पे लेना है। तो इस तरह से आप जितने भी सैंपल साइज आएंगे तो उसमें पहला वाला लोगे, चौथा वाला लोगे, फिर उसके बाद 8वां वाला लोगे और उसके बाद ऐसे 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 4th टर्न पे जाके 4 एंड में जाके ये ख़त्म होगा। ऐसे आप सैंपल ले सकते हो। ये होता है इंटरवल सैम्पलिंग। इसमें मतलब एक इंटरवल के दौरान पे जो है वो सैंपल लिया जाता है, जैसे कि 4 एक नंबर पे आ गया, फिर यहाँ पे चौथे नंबर पे, फिर 8वें नंबर पे, इस तरह से सैंपल्स को लिया जाता है। This method is popularly used in those cases where a complete list of the population from which sample is to be drawn is available. ये उसी मेथड ये वहाँ पे ही यूज़ किया जाता है जहाँ पे उन्हीं केसेस पे जहाँ पे पूरे लिस्ट पता चलता है कि ये मान लीजिए आपको नॉर्थ दिल्ली के पॉपुलेशन के ऊपर आपको रिसर्च करना है। जो नॉर्थ दिल्ली का जितना भी पॉपुलेशन है उसकी पूरी संख्या, पूरी लिस्ट A to Z 1 to 100, अगर मान लीजिए 100 संख्या है तो पूरे 100 का नाम आपको पता होना चाहिए। फिर अकॉर्डिंगली आप एक नंबर पॉपुलेशन को सैंपल में लोगे, चौथे नंबर पे लोगे, 8वें नंबर पे लोगे, इस तरह से आप अकॉर्डिंग इंटरवल में आप सैंपल्स को निकाल सकते हो। It involves randomly selecting the first respondent and then every nth person after that. तो यहाँ पे पहला लिया जाता है और उसके बाद nth, मतलब nth आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जैसे 4th चूज़ किया तो कोई जो होता है वो 5th चूज़ कर सकते हैं। आपका मन करा तो 5th 6th चूज़ किया, मतलब एक नंबर सैंपल लिया आपने, फिर 5th नंबर सैंपल लिया, फिर 5th के बाद 10 नंबर सैंपल लिया। ऐसे पाँचवें इंटरवल पे आप सैंपल ले सकते हो। तो ऐसे 1000 बंदों का पॉपुलेशन से आप एक नंबर जो है एक यूनिट को लिया, फिर 5 यूनिट को लिया, फिर 10 यूनिट को लिया, इस तरह से 5 की मात्रा में आप बढ़ा के जा सकते हो। For example, if a complete list of 1000 students of a college is available and if we want to draw a sample of 200, this means we must take every 5th term. 1000 स्टूडेंट्स में अगर अपने को 200 सैंपल लेने हैं तो मतलब पहला अपने को लेना है, उसके बाद 5वां लेना है, उसके बाद 10वां लेना है, उसके बाद 15वां लेना है। ऐसे अपने को 200 तक जो है वो 200 सैंपल्स अपने को मिल जाएंगे फ्रॉम 1000 सैंपल्स। ये है सिस्टेमेटिक और इंटरवल सैम्पलिंग। इसको मैं एक और बार समझा देती हूँ। मान लीजिए 1000 का स्टूडेंट है और अपने को लेना है 200 का सैंपल, तो हम लेंगे पहले का, ये 1000 में से जो पहला वाला यूनिट है उसको हम लेंगे, फिर हम 5वां वाला यूनिट को लेंगे, फिर 10 वाले यूनिट को लेंगे। इस तरह से हम लोग 200 सैंपल्स कलेक्ट करेंगे जिससे अपना 1000 स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को पता चल जाएगा। उसके बाद आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, सैंपल्स को क्लस्टर्स में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेज और पेशेंट्स की मात्रा या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी है,
तो एक इंटायर हॉस्पिटल्स में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट। तो अगर एक पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल भर जाएगा, उससे ज़्यादा ही हो जाएगा अगर सारे के सारे लोगों को आप बुलाओगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पता करोगे। तो इसमें क्या होता है, हॉस्पिटल्स को डिवाइड किया जाता है जोन्स में, कि मान लीजिए कार्डियोलॉजी का एक डॉक्टर है तो कार्डियोलॉजी का एक डॉक्टर आएगा, कार्डियोलॉजी का एक नर्स आएगा और कार्डियोलॉजी का एक पेशेंट आएगा। उसके बाद ठीक उसी तरह से नेफ्रोलॉजी का एक डॉक्टर आएगा, नेफ्रोलॉजी का एक नर्स आएगा, नेफ्रोलॉजी का एक पेशेंट आएगा। इस तरह से पूरे के पूरे हॉस्पिटल के पूरे पेशेंट्स की डिटेल्स, डॉक्टर्स की डिटेल्स अपने को पता चल जाएगी। क्लस्टर सैम्पलिंग भी बेसिकली स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का ही एक पार्ट है। इसमें क्लस्टर्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स में आप जो वार्ड्स है, जो जोन्स है, जैसे नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, इस तरह से डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। ऑफिसेस में जिस तरह से कमर्शियल डिवीजन हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हो गया, तो डिविजन्स में जिस तरह से डिवाइड किया जाता है जिससे वो पर्टिकुलर डिवीजन आपको वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल जाएगा। तो इस क्लस्टर सैम्पलिंग में एक पूरे क्लस्टर में डिवाइड किया जाता है पूरे सैंपल को। इसको एक और एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लीजिए एक ऑफिस है, ऑफिस में एक ईडी है। ईडी को पूरे ऑफिस के बारे में जानना है कि ऑफिस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो पूरे स्टाफ को थोड़ी बुलाएगा अपने कैबिन में, ईडी के कैबिन भर जाएगा। तो वो क्या करेगा, हर एक डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है या एजीएम है उसको बुलाएगा। फॉर एग्जांपल कमर्शियल डिवीजन के एजीएम को बुलाएगा कि हाँ तुम्हारे स्टाफ्स क्या क्या है। फिर क्यूसी के एजीएम को बुलाएगा या मैनेजर को बुलाएगा, जो भी हेड है, तो कि तुम्हारे स्टाफ्स क्या क्या है, क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है। इससे हर एक डिपार्टमेंट की नॉलेज या कैरेक्टरिस्टिक्स उनको पता चल जाएगी, है ना। तो इसीलिए क्लस्टर्स में डिवाइड किया जाता है ताकि सैम्पलिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को पता चल जाए। This sampling implies dividing population into clusters and drawing random samples either from all clusters or selected clusters. This method is used when a cluster criteria are significant for the study. Economic consideration are significant. तो ये मेथड इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि कुछ स्टडीज़ में जो होता है वो स्पेसिफाइड हुआ जाता है कि आपको ये स्टडी क्लस्टर वे में ही करना पड़ेगा। कुछ स्टडीज़ में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन करा जाता है या फिर स्पेसिफिकेशंस दिए जाते हैं कि ये स्टडी जो है आपको क्लस्टर्ड क्राइटेरिया में ही करना पड़ेगा, तभी वो स्टडी इसी में किया जाता है। और उसके बाद पैसों का जब इकोनॉमिक कंसिडरेशन किया जाता है तब ये इस तरह की स्टडीज़ जो है वो कंडक्ट की जाती है। जो मैंने हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लिया वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा लास्ट, दैट इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे पहले जो होता है बड़े स्टेज को छोटे स्टेजेस में डिवाइड कर लिया जाता है, मतलब डिफरेंशिएट किया जाता है। उसके बाद जो एकदम निचोड़ के आता है उस स्टेज का सैंपल निकाला जाता है। As the name implies, this method refers to the sampling procedure which is carried out in several stages, but only the last sample of subject is studied. Suppose it is decided to take a sample of 5,000 households from the state of Assam. At the first stage, the state may be divided into a number of districts and a few districts selected and random. यहाँ पे 5,000 हाउस होल्ड्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम के ऊपर स्टडी करने का डिसाइड किया गया है। पहले स्टेज में जो स्टेट्स है, स्टेट के जो 5,000 हाउस होल्ड्स है उसको डिवाइड किया जाएगा इनटू नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। तो उनमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और उसके ऊपर कम हो जाएंगे, फिर उनको स्टडी किया जाएगा। फिर सेकेंड स्टेज पे ईच डिस्ट्रिक्ट में बी सब डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ विलेजेस एंड ए सैंपल ऑफ विलेजेस में बी टेकन एट रैंडम। इसको मैं एक डायग्राम की तरह समझाती हूँ। मान लीजिए ये 5,000 पहले 5,000 स्टेट है, ठीक है। 5,000 स्टेट को पहले डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। पहले तो डिस्ट्रिक्ट्स में से सैंपल निकाले जाएंगे और जो सैंपल्स निकलेंगे उन सैंपल्स को फिर आपको विलेजेस में डिवाइड किया जाएगा। उन सैंपल्स में कहाँ कितने विलेजेस पड़ते हैं, फिर उनको
विलेजेस के सैंपल निकाले जाएंगे, फिर जो फाइनल सैंपल निकलेगा उसके ऊपर स्टडी किया जाएगा, फाइनल एनालिसिस बनाया जाएगा। मतलब ये जो स्टेज है ये एक नहीं 2-3 स्टेज या मल्टी स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है, जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया गया है। One advantage of this method is that it enables existing divisions and subdivisions of the population to be used as units at various stages। यहाँ पे जो हर एक यूनिट है ऑफ द पॉपुलेशन वो यूज़ किया जा सकता है एट द विलेज लेवल, एट ईच हाउस होल्ड लेवल, उसको यूज़ करने की मतलब पॉसिबिलिटी आ सकती है, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है कंपेयर टू द अदर मेथड्स। स्टेट से जाएगा डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से आएगा विलेज में, विलेजेस से आएगा हाउस होल्ड में, और जो फाइनल में सैंपल निचोड़ के आएगा वो पूरे हाउस होल्ड की जो सैंपल्स है वो निकलेगा। तो इससे क्या होगा कि एवरी हाउस होल्ड हैज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द एनालिसिस और रिसर्च। तो ये है हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।